Welcome to the Fauji Tactical Lab. नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जो लिखा तो गया हजारों साल पहले, पर उसकी बातें आज भी दुनिया भर में गूंजती हैं। हाँ, बिल्कुल। सेनाओं में, बिजनेस में, हर जगह। हम बात कर रहे हैं सुन त्सु की आर्ट ऑफ वॉर की, युद्ध की कला। एक कमाल की किताब है, 2500 साल पुरानी, लेकिन आज भी इतनी प्रैक्टिकल लगती है। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी किताब के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन पर रोशनी डालते हैं और ये भी दिखाते हैं कि ये आज के सैनिकों के लिए, खासकर भारत में, कैसे काम के हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम सिद्धांत दोहरा दें, बल्कि ये समझना है कि आखिर क्यों ये पुराना ज्ञान आज भी इतना पावरफुल है। हम इसके कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट आइडियाज को देखेंगे, समझेंगे कि असलियत में ये कैसे लागू होते हैं, और हाँ, वो सबसे चौंकाने वाली बात कि असली जीत तो बिना लड़े मिलती है। एग्जैक्टली बिना लड़े जीतना। हाँ। चलिए इसी सोच को थोड़ा खोलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत, कौन सा? खुद को जानो, दुश्मन को जानो। बिल्कुल। सुन त्सु ने कहा था, अगर तुम खुद को जानते हो और दुश्मन को भी, तो 100 लड़ाइयां लड़ लो, डरने की जरूरत नहीं। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या सिर्फ ये है कि अपनी फौज गिन लो और दुश्मन की? हाँ, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। खुद को जानना मतलब अपनी सेना की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, उनका मोराल कैसा है, रसद यानी लॉजिस्टिक्स की क्या हालत है, ट्रेनिंग कैसी है। अच्छा। यहाँ तक कि अपने कमांडरों की काबिलियत, उनकी सीमाएं, सब कुछ ईमानदारी से जानना। और दुश्मन को जानना? वो भी सिर्फ उनकी गिनती या हथियार नहीं, उनके लीडर कैसे सोचते हैं, उनके सैनिकों का हौसला कैसा है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उनकी पॉलिटिकल और सोशल कमजोरियां क्या हैं, ये सब जानना, एक पूरी तस्वीर बनाना। और इससे फायदा क्या? आपने कहा 100 युद्धों से डरने की जरूरत नहीं, मतलब जीत पक्की। जीत हमेशा पक्की हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, आप बेकार के रिस्क से बचेंगे। जब आपको दोनों साइड की ताकत और लिमिट्स पता है, तो आप रियलिस्टिक प्लान बना सकते हैं। अच्छा। आपको पता होता है कि कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, कब पीछे हटना है। ये समझ जो है वो लड़ाई की अनिश्चितता और डर को काफी कम कर देती है। आप अंदाजे पे काम नहीं करते। ये बात समझ आई। अब आते हैं उस विचार पे जो मुझे हमेशा बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, सबसे बड़ी खूबी, बिना लड़े जीतना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये मुमकिन है? लड़ाई का मतलब तो लड़ना ही होता है ना? यही तो सुन त्सु का जीनियस दिखता है। उनके लिए ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि स्ट्रैटेजी का सबसे ऊंचा लेवल था। बिना लड़े जीतना मतलब दुश्मन की लड़ने की इच्छा, वो विल पावर ही खत्म कर दो। वो कैसे? ये होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से, डिप्लोमेसी से, गठबंधन बनाने से, दुश्मन के कैंप में फूट डालने से, उनके प्लान्स को पहले ही फेल कर देने से। अच्छा। या उन्हें ऐसी सिचुएशन में घेर लो जहां लड़ने का कोई मतलब ही ना रहे। यानी आमने सामने की टक्कर से पहले ही गेम ओवर कर देना। बिल्कुल। सोचिए, अगर आप दुश्मन को यकीन दिला दें कि लड़ने से उनका नुकसान ही होगा, या उनकी सप्लाई लाइन काट दें, या उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स को अपनी तरफ कर लें, तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। सही। सुन त्सु मानते थे कि ये सबसे ऊंची स्किल है। क्यों? क्योंकि ये आपके अपने रिसोर्स बचाता है, और सबसे जरूरी है, आपके सैनिकों की जान बचाता है। सीधी लड़ाई तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये न सिर्फ सबसे एफिशिएंट तरीका है, हाँ, और अक्सर इससे मिलने वाली जीत ज्यादा टिकाऊ भी होती है, क्योंकि कड़वाहट कम होती है। कमाल है। कि जीत का मतलब सिर्फ दुश्मन को खत्म करना नहीं, बल्कि अपना मकसद कम से कम नुकसान में हासिल करना है। बिल्कुल। ये हमें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाता है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन और टाइमिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, लड़ाई का मैदान और वक्त खुद चुनो, दुश्मन को मत चुनने दो। अच्छा, कैसे? सुन त्सु कहते हैं, पानी की तरह बनो। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ऊंची जगह से बचता है। वैसे ही सेना को दुश्मन की कमजोरी पर हमला करना चाहिए और उसकी ताकत से बचना चाहिए। अपनी फौज को ऐसी जगह रखो जहां ज्योग्राफी आपके फेवर में हो, जैसे ऊंचाई पर, या ऐसी जगह जहां दुश्मन आसानी से ना पहुंच पाए। और टाइमिंग का क्या? सही समय पर हमला? टाइमिंग मतलब दुश्मन कितना तैयार है, उसका मोराल कैसा है, ये देखो। जब दुश्मन थका हो या सावधान ना हो, या उसकी सप्लाई कम हो, तब हमला ज्यादा असरदार होता है। अच्छा। और अपनी चालों में तेजी और सरप्राइज होना चाहिए। दुश्मन को सोचने या संभलने का मौका ही मत दो। सुन त्सु ने कहा था, स्पीड इज द एसेंस ऑफ वॉर। गति ही युद्ध का सार है। हाँ,
सही जगह और सही वक्त चुनना अक्सर लड़ाई का नतीजा तय कर देता है, गोली चलने से पहले ही। ये हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कला है। ठीक है, तो हमने समझा खुद को और दुश्मन को समझो, बिना लड़े जीतने की सोचो और सही जगह सही समय पर चोट करो। लेकिन लड़ाई तो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, प्लान हमेशा काम करते हैं क्या? यहीं पर सुन त्जू का एक और बहुत जरूरी सिद्धांत आता है, तैयारी और फ्लेक्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि प्लानिंग तो बेहद जरूरी है। बिना तैयारी के लड़ाई में जाना मतलब खुदकुशी। आपको हर सिचुएशन के लिए प्लान बनाना चाहिए, लॉजिस्टिक्स देखने चाहिए, सैनिकों को ट्रेन करना चाहिए। लेकिन एक लेकिन तो होगा ही। हाँ, लेकिन ये भी समझना होगा कि कोई भी प्लान लड़ाई की असलियत के सामने पत्थर की लकीर नहीं होता। सही बात है। वॉर जोन बड़ा केओटिक होता है, अनप्रिडिक्टेबल। दुश्मन आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। मौसम बदल सकता है, कोई नई इंटेलिजेंस आ सकती है। तो कामयाब कमांडर वो है जो न सिर्फ अच्छा प्लान बनाए बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे बदलने से हिचके नहीं। बिल्कुल सही। कामयाब कमांडर वो है जो सिचुएशन बदलते ही अपनी स्ट्रैटेजी बदल सके, अचानक मिले मौकों का फायदा उठा सके और नए खतरों से बच सके। पानी की तरह, जिसका कोई फिक्स शेड नहीं होता, जिस बर्तन में डालो वैसा हो जाता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और एक आखिरी कोर प्रिंसिपल जिस पर बात करनी है वो है धोखे और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। ये थोड़ा डरावना सा लगता है, पर सुन त्जू इस पर बड़ा जोर देते हैं। हाँ, क्योंकि लड़ाई सिर्फ तलवार या बंदूक से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। सुन त्जू का मानना था कि युद्ध की सारी कला धोखे पर आधारित है। अच्छा, मतलब दुश्मन को लगातार कंफ्यूज रखो, जब आप मजबूत हो तो कमजोर दिखो। ताकि वो लापरवाह हो जाए। हाँ, और जब कमजोर हो तो मजबूत दिखो ताकि वो हमला करने से डरें। जब पास हो तो दिखाओ कि दूर हो, जब दूर हो तो जताओ के पास हो। अपने असली इरादे हमेशा छुपा कर रखो। और इसमें इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी का क्या रोल है? इंटेलिजेंस इस धोखे की बुनियाद है। आप दुश्मन को तभी सही से धोखा दे सकते हैं जब आपको पता हो कि वो क्या सोच रहा है, उसके प्लान्स क्या हैं, उसकी कमजोरियां कहाँ हैं। इसीलिए सुन त्जू ने जासूसों पर बहुत जोर दिया। दुश्मन के कैंप में जासूस, लोकल जासूस, डबल एजेंट। सही जानकारी के बिना धोखा देना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। समझ गई। ये दुश्मन को गलत अंदाजा लगाने पर मजबूर करके एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेने की बात है। बिल्कुल। तो ये थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। अब देखते हैं कि ये असल में ग्राउंड पर सैनिकों के सामने आने वाली सिचुएशंस में कैसे काम आते हैं, जैसे एम्बुश और काउंटर एम्बुश, घात लगाना और जवाबी घात। हाँ, इसमें कई सिद्धांत एक साथ काम करते हैं। पहला, खुद को और दुश्मन को जानना। आपको इलाका अच्छे से पता होना चाहिए, दुश्मन के आने जाने के रास्ते, उनका पैटर्न। फिर स्ट्रैटेजिक पोजीशन, घात लगाने के लिए सही जगह चुनना, कोई संकरी घाटी, मोड़ या घना जंगल जहां दुश्मन फंस जाए। और धोखा। हाँ, और जाहिर है धोखा, दुश्मन को लालच देकर जाल में फंसाना या उन्हें यकीन दिलाना कि रास्ता सेफ है। और काउंटर एम्बुश के लिए भी यही बातें हैं, बस आपको दुश्मन के इरादे भांपकर उनकी घात फेल करनी होती है। और अर्बन कॉम्बैट यानी शहरी लड़ाई, आजकल ये तो बहुत कॉमन है। क्या सुन त्जू के पास इसके लिए भी कुछ था? हाँ, और उनकी सलाह आज भी बहुत रिलेवेंट है। सुन त्जू शहरों पर सीधे हमले या घेराबंदी के खिलाफ थे। अच्छा, क्यों? उनका मानना था कि ये बहुत महंगा पड़ता है, टाइम, रिसोर्स और सैनिकों की जान, सबका बहुत नुकसान होता है। वो इनडायरेक्ट तरीकों पर जोर देते थे। जैसे शहर की सप्लाई लाइन काट दो ताकि अंदर फंसे दुश्मन के पास खाना पानी खत्म हो जाए। साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाओ, अफवाहें फैलाओ, अंदर के लोगों को बाहर निकलने को उकसाओ। अच्छा, उनका मकसद होता था दुश्मन को बिना बड़ी लड़ाई के सरेंडर करने या शहर छोड़ने पर मजबूर करना। ये फिर वही बिना लड़े जीतने वाली बात है, कम से कम खून खराबे से अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल तो हम शहरों पर भयानक लड़ाइयां देखते हैं। शायद सुन त्जू की सलाह पर और ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर की, यानी जब एक साइड दूसरी से मिलिट्री पावर में काफी कमजोर हो, जैसे कोई विद्रोही गुट किसी बड़ी सेना से लड़ रहा हो, वहां क्या स्ट्रैटेजी हो? ये तो सुन त्जू के सिद्धांतों का क्लासिक एप्लीकेशन एरिया है। यहाँ खुद को और दुश्मन को जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कमजोर साइड को अपनी ताकत समझनी होगी, जैसे लोकल सपोर्ट, इलाके की जानकारी, फ्लेक्सिबिलिटी। और दुश्मन की कमजोरी, जैसे धीमी हरकत, लंबी सप्लाई लाइन, पब्लिक सपोर्ट की कमी। और सबसे जरूरी सलाह, डायरेक्ट लड़ाई से हर कीमत पर बचना। मजबूर दुश्मन से आमने सामने भिड़ने का मतलब है पक्की हार। तो फिर लड़ें कैसे? उन्हें नॉन ट्रेडिशनल तरीके अपनाने होंगे। गुरिल्ला युद्ध, छोटी टुकड़ियों में हमला करके गायब हो जाना। हिट एंड रन। हाँ, हिट एंड रन।
दुश्मन की सप्लाई लाइन पर हमला करना, तोड़फोड़ करना, इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करना, दुश्मन के मोराल पर चोट करना। मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल वहां करो जहां दुश्मन कमजोर है और दुश्मन की ताकत से हमेशा बचो। और ये हमें सीधे मॉरल वॉरफेयर यानी मनोबल युद्ध पर लाता है। आपने पहले भी जिक्र किया था, ये कितना जरूरी है? सुन त्सू के लिए ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक था। उनका मानना था कि दुश्मन की फौज को हराने से भी ज्यादा जरूरी है उनके लड़ने का इरादा, वो विल टू फाइट, उसे तोड़ना। अच्छा। अगर सैनिकों का हौसला टूट जाए, अगर उन्हें लगे कि वो हारने वाले हैं या उनका मकसद गलत है, तो वो कितने भी ट्रेंड या इक्विप्ड क्यों ना हो, वो ठीक से लड़ेंगे नहीं। और ये किया कैसे जाता है? कई तरीके हैं। प्रोपेगेंडा फैलाना, दुश्मन की लीडरशिप पर सवाल उठाना, उनकी एकता में फूट डालना, उनकी कामयाबी को कम बताना और नाकामयाबी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। इकोनॉमिक प्रेशर बनाना भी मोराल तोड़ने का एक तरीका हो सकता है। जब दुश्मन साइकोलॉजिकली थक जाए, डिस्करेज हो जाए, तब हमला करना सबसे असरदार होता है। तो ये सदियों पुराने सिद्धांत आज की दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी हावी है, ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर वॉर, क्या ये वाकई अब भी मायने रखते हैं? अप्रासंगिक नहीं हो गए सुन त्सू? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि टेक्नोलॉजी ने सुन त्सू के सिद्धांतों को और भी ज्यादा रिलेवेंट बना दिया है। वो कैसे? टेक्नोलॉजी बदल गई है, पर लड़ाई के बेसिक सिद्धांत, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, वो तो वही हैं। ड्रोन और सैटेलाइट हमें दुश्मन को जानने के ऐसे मौके देते हैं जो पहले कभी नहीं थे। साइबर वॉर तो धोखे और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक नया और बहुत पावरफुल तरीका है। आप दुश्मन का कम्युनिकेशन जैम कर सकते हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं, उनके जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर सकते हैं। और वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, PSIOPs। हाँ, PSIOPs तो सीधे सीधे सुन त्सू के मोरल वॉरफेयर वाले आइडिया से जुड़े हैं। इनका मकसद सिर्फ दुश्मन सोल्जर नहीं, बल्कि उनकी आम जनता और लीडरशिप को भी इन्फ्लुएंस करना होता है। अच्छा। उनके इरादों पर शक पैदा करना, उनमें डर या निराशा फैलाना, उन्हें अपनी ही लीडरशिप के खिलाफ करना, ये सब बिना लड़े जीतने की कोशिश का ही हिस्सा है। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो क्या इन सिद्धांतों के उदाहरण हैं? हमारे स्रोतों में इंडियन आर्मी की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जिक्र है। क्या ये सुन त्सू से जुड़ा है? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसका मकसद है दुश्मन को रिएक्शन का मौका दिए बिना तेज, इंटीग्रेटेड और डिसाइसिव हमले करना, वो यकीनन सुन त्सू के स्पीड, सरप्राइज और डिसाइसिव एक्शन के सिद्धांतों से मेल खाती है। इसका लक्ष्य दुश्मन का बैलेंस बिगाड़ना और उसे डिस्करेज करना है, ताकि लड़ाई जल्दी खत्म हो, दुश्मन को सोचने का वक्त ही ना देना। और क्या प्राचीन भारत में भी ऐसी सोच थी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि लगभग उसी समय जब चीन में सुन त्सू लिख रहे थे, भारत में कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में स्टेटक्राफ्ट और वॉरफेयर पर लिख रहे थे। और उनमें समानताएं हैं? कई कमाल की समानताएं हैं। जासूसी का महत्व, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्निक्स, गठबंधनों का रोल और प्रैक्टिकलिटी पर जोर, ये दिखाता है कि असरदार स्ट्रेटेजी के सिद्धांत शायद यूनिवर्सल होते हैं। सही बात है। अब आते हैं आधुनिक भारत के एक बहुत निर्णायक मिलिट्री ऑपरेशन पर, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। कहते हैं जनरल मानेकशॉ की प्लानिंग सुन त्सू की सीख का आईना थी। कैसे? 1971 का ऑपरेशन वाकई सुन त्सू की सिद्धांतों का एक बेहतरीन उदाहरण है। जनरल मानेकशॉ ने डायरेक्ट टकराव से बचते हुए कई स्ट्रैटेजिक मूव्स लिए। जैसे? पहला, स्पीड और सरप्राइज। इंडियन आर्मी ने बिजली की तेजी से कई डायरेक्शन से हमला किया, पाकिस्तानी आर्मी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दूसरा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। मानेकशॉ ने बार बार पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने को कहा, उन्हें उनकी होपलेस सिचुएशन का एहसास कराया, साथ ही सेफ्टी का भरोसा भी दिया। अच्छा। तीसरा, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। इंडियन आर्मी ने इंपॉर्टेंट जगहों और कम्युनिकेशन लाइंस पर तेजी से कब्जा किया, जिससे दुश्मन अलग थलग पड़ गया। और चौथा? चौथा, गठबंधन। मुक्ति वाहिनी के साथ कोऑर्डिनेशन, इससे लोकल इंटेलिजेंस और ग्राउंड सपोर्ट मिला। यानी सिर्फ मिलिट्री फोर्स नहीं, बल्कि दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल, और नतीजा था कम से कम भारतीय नुकसान के साथ एक तेज और निर्णायक जीत। बिल्कुल, ये कुशलता से और डिसाइसिवली जीतने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। मिलिट्री पावर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मिक्स। हाल के एक और उदाहरण का जिक्र है पाकिस्तान के साथ 4 दिवसीय संघर्ष। इसमें क्या खास था? उस मामले में सोर्सेज के हिसाब से ऑब्जेक्टिव को कम से कम डायरेक्ट लड़ाई से हासिल किया गया। कैसे?
इसमें इकोनॉमिक प्रेशर, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी का प्रदर्शन और डिटेरेंस यानी दुश्मन को ये दिखाना कि लड़ाई महंगी पड़ेगी, इन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल हुआ। ये तो सीधे सीधे सुन त्सू के बिना लड़े दुश्मन को वश में करने वाले सिद्धांत से जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है क्या? कि क्या हम लड़ाई के एक नए दौर में आ रहे हैं जहां इनडायरेक्ट तरीके इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर से ज्यादा असरदार हो रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? यही कि सुन त्सू का 2500 साल पुराना ज्ञान आज भी पुराना नहीं हुआ है। ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के योद्धाओं और कमांडरों के लिए एक जीती जागती गाइड बुक है। ये सिखाता है कि लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग, स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी से जीती जाती हैं। और शायद सबसे जरूरी बात है इन स्ट्रैटेजीज की टाइमलेसनेस। ये हमेशा काम की रहेंगी। टेक्नोलॉजी बदलेगी, हथियार बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, लेकिन जब तक इंसान लड़ते रहेंगे तब तक ह्यूमन साइकोलॉजी, लीडरशिप के चैलेंज, स्ट्रैटेजी के बेसिक सिद्धांत ये सब रेलेवेंट रहेंगे। बिल्कुल, इसीलिए आर्ट ऑफ वॉर आज भी इतनी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। सही कहा। तो याद रखिए, लड़ाई के मैदान में और शायद जिंदगी के कई और मैदानों में भी ज्ञान, तैयारी, फ्लेक्सिबिलिटी और साइकोलॉजिकल बढ़त अक्सर सिर्फ ताकत पर भारी पड़ते हैं। जय हिंद। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सब सोचिएगा, युद्ध के मैदान से हटकर आज की हमारी इस तेज रफ्तार इंफॉर्मेशन से भरी दुनिया में जानकारी और मनोविज्ञान का स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।